हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू जिलानी पॉइंट। तो दोस्तों, जिस तरह से हमारा जो नोट सीरीज़ है उसी के तहत आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 2 को पढ़ते हैं 8 क्लास का। ठीक है, जिसमें क्या है कि फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, किस तरह से वो लोग ट्रेड करने आए और टेरिटरी बना बैठे। कहा है कि फर्स्ट पॉइंट कह रहा है औरंगजेब जो है मुगल एम्पायर का लास्ट पावरफुल एम्पायर था। हम सब जानते हैं उसके एम्पायर का उसके ख़त्म होने के बाद मुगल एम्पायर पूरी तरह से बिखर चुके थे। तो स्टार पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी कम टू ईस्ट, सब जानता है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई यूरोप से, कहाँ पे आई थी? ईस्ट की ओर आई थी। ठीक है, यूरोप के जो वहाँ का अपना पार्लियामेंट हाउस है उसमें 16 ईस्वी में इन 1600 रॉयल चार्टर ग्रांटेड ईस्ट इंडिया कंपनी टू ग्रांटिंग द सोल राइट ट्रेड विथ ईस्ट। ईस्ट के साथ मतलब पूर्व के सभी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने का जो अधिकार होता है पूरी तरीक़े से किसको मिल गया था? वहाँ के संसद में एक कानून पास किया गया कि किसको अधिकार दिया जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ऐसे तो बहुत सारी कंपनियाँ थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी ब्रिटिशर्स नहीं है, ये एक कंपनी है जो हमारे ऊपर शासन करके गई थी। 1858 तक ही रही थी, उसके बाद फिर ब्रिटिश खुद अपने अंडर में ले लिए थे वहाँ के क्वीन। लेकिन फिर भी तभी तक कौन किया था? 1600 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट वहाँ का पार्लियामेंट हाउस में पास किया गया था, जिसके तहत ये कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट के साथ ट्रेड करने का पूरी तरीके से अधिकार दिया गया है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बाउट गुड्स एट चीप प्राइस, यहाँ पे सस्ते दाम में खरीदती थी और उसको हायर दाम में ले आके कहाँ बेचती थी? यूरोप के मार्केट में। हम सब बस जानते हैं इसी बात को कि पहले यहाँ से ला के यहाँ का सारा चीज़ को, चाहे मसाला हो जाए यहाँ के कपड़े हो, यहाँ का जो डिमांड था ना यूरोप के मार्केट में बहुत ज़्यादा था। वो किस लिए देखते हैं, कॉटन सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया बिग मार्केट इन यूरोप। क्या कह रहा है? कॉटन और सिल्क का जो यहाँ पे प्रोड्यूस होता था, जो यहाँ पे उत्पन्न होता था, खासतौर पे कॉटन और सिल्क, इसका जो है बहुत ज़्यादा डिमांड था यूरोप के मार्केट में। यूरोप में यहाँ का जो कॉटन और सिल्क खासतौर पे बहुत ज़्यादा फेमस था। अब मसालों की अगर हम बात करें तो खासतौर पे पेपर्स, क्लोव्स, कार्डमन्स, उसके बाद क्या नाम है, ये सब का भी बहुत ज़्यादा डिमांड था, क्योंकि उनको पहले पता ही नहीं था ऐसा कोई मसाला होता है, ऐसा कुछ होता है। तो जिस तरह से अरब कंट्रीज़ ने हमारे यहाँ से जब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम शुरू किया तो ब्रिटिशर्स को पता चला कि भारत एक ऐसा देश है जिसके पास ऐसे ऐसे मसाले हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आना पसंद की। ठीक है, ईस्ट की ओर बढ़ना पसंद किया, जिसके तहत भारत तक आए। तो यहाँ के सारे सामान को यहाँ चीप रेट में खरीदते थे और उसको ले कितने हायर दाम में वहाँ पर यूरोप के मार्केट में बेचते थे। तो इस तरह से फ़ायदा होगा, जाहिर सी बात है। कोई भी कंपनी हो, कोई भी हो, अगर वो इस तरह से काम करेगी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा ही। इतना तक देख लिया, समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल, किस तरह से वो लोग बंगाल में पहले ट्रेड करना शुरू किया। 1651 ईस्वी की बात कर रहा है। तो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेटअप इन बैंक ऑफ हुगली नदी के किनारे पहला इंग्लिश फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया। इसका मतलब एक आदेश जारी किया कि कंपनी के साथ कोई ट्रेड ड्यूटी फ्री, मतलब कोई टैक्स वैक्स ना लगेगा, कंपनी फ्री से मतलब बिना टैक्स वैक्स दिए हुए ही व्यापार कर सकती है। कंपनी ट्राई टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन, मैनिपुलेट एक्साइटिंग प्रिविलेज। अब मान के चलिए आप ही को अगर थोड़ा सा प्रॉफिट होने लगे, छोटा सा दुकान हो, तो आप चाहेंगे कि बड़ा हो। तो कंपनी क्या करने लगा, धीरे धीरे हर चीज़ को मतलब अपने क्षेत्र को मैनिपुलेट करने लगा, उसके बाद अपना क्षेत्र बढ़ाने भी लगा। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कंपनी क्या कर रही है, धीरे धीरे अपना जो क्षेत्र है उसको फैला रहा है। ठीक है, वो सारा क्षेत्र को मैनिपुलेट कर रहा है। जो भी जिसको भी कोई भी चाहता है कि अपना जो भी चाहता हो प्रॉपर्टी है उसको बड़ा करे थोड़ा सा। देखिए, अब नेक्स्ट स्टार पॉइंट हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से ये जो ट्रेड कर रहा था, ट्रेड करते करते ट्रेड लीड्स टू ए बैटल। किस तरह से एक व्यापार अब लड़ाई के रूप में हो रहा है। अब मान के चलिए मार्केट तो कंपटीशन का मार्केट ही है, आज नहीं तो कल किसी न किसी से तो लड़ाई होता ही है। आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल का जो नवाब था अपना पावर और ऑटोनॉमी खुद अलग कर लिया था। जैसे कि हम लोग देखें कि किस तरह से मुगल एम्पायर का औरंगजेब की मृत्यु के बाद सबने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, कोई नहीं चाहता था किसी के अंडर में रहे। द नवाब्स ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन। जिस तरह से बंगाल का नवाब ने भी अपना पावर अलग कर लिया था मुगल से, तो जाहिर सी बात है उन्होंने जो पहले ग्रांट किया था मुगल एम्पायर के साथ, तो उस बात को क्यों माने, इसीलिए उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया उस ग्रांट को, उस विलय पत्र को। अब हम कोई बात नहीं मानते, औरंगजेब ने किया तो औरंगजेब मर चुके हैं, उनकी बात को अब हम मतलब उनके जारी किए गए फरमान का अब हम लोग पालन क्यों करें? तो ये उसको पूरी तरह से रिफ्यूज़ कर चुके हैं। जब रिफ्यूज़ करेगा तब क्या होगा? बैटल ऑफ प्लासी होने लगेगा ऑन 3 जून 1757। 1857 नहीं कह रहा है, 1757 की बात कर रहा है। 1757 को बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था, जो कि सबसे बड़ा विक्ट्री था किसका? ब्रिटिशर्स का। क्योंकि देखिए बैटल ऑफ प्लासी के बाद है ना, तो ब्रिटिश का मनोबल बढ़ गया भारत के प्रति। उनको लगने लगा चलो अब हम भारत पे अच्छा खासा शासन कर सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि अलीवर्दी के डेथ के बाद 1756 में, जैसे अभी 1757 पहले कह दिया कि 57 में बैटल ऑफ प्लासी भी, जो कि एक बहुत बड़ा विक्ट्री था, एक मेजर विक्ट्री था। किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ब्रिटिशर्स के लिए नहीं कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कह रहा है। लेकिन अलीवर्दी खान 1756 में मर चुके थे। अलीवर्दी खान किसका मतलब अधीन थे? वो थे मुगल एम्पायर
औरंगजेब का अधीन। लेकिन बट ये जो उसका बेटा है सिराजुद्दौला, ये सिराजुद्दौला उनका अधीन नहीं थे, क्योंकि ये बाप के मरने के बाद बना 1756 में, क्योंकि 1707 में ही वो मर गया था, इसका बाप ही अलग हो चुका था, तो ये क्यों मानता। तो सिराजुद्दौला जैसे नवाब बने बंगाल का, इनको लगा कि हमें तो और भी नहीं मानना चाहिए, तो ये नहीं माने, तो उसी के तहत बात थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा, तो बाद में लड़ाई कर गया। देखिए क्या हुआ क्या था। 1757 रॉबर्ट क्लाइव जो कि कंपनी के आर्मी को लीड कर रही थी, किसके अगेंस्ट, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट। सिराजुद्दौला कौन है, बंगाल का तभी उस वक्त का राजा कौन है, सिराजुद्दौला, तो उसके खिलाफ लीड कर रहा था कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मेन रीज़न ये था नवाब का हारने का, कि जिस तरह से पहले वो जाता है, हार जाएगा सिराजुद्दौला से, फिर बाद में क्या होगा, उसका जो मेन सेनापति है मीर जाफ़र की बात कर रहा है, मीर जाफ़र क्या करेगा, इसके साथ हाथ मिला लेगा ब्रिटिशर्स के साथ, क्योंकि ब्रिटिशर काफ़ी चालू चीज़ होते हैं, वो दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध छोड़ी। मेन रीज़न ये था सिराजुद्दौला का हारने का, कि उसका जो मेन फोर्स जो लीड कर रहा था मीर जाफ़र के था, क्योंकि यह सेनापति था, ये कमांडर था सेनापति, इसके अंडर में काफ़ी कमांडर्स, काफ़ी सिपाही थे, तो इन्होंने लड़ाई नहीं किया ही नहीं, इसके तरफ से मतलब लड़ने ही नहीं गया। तो कोई भी राजा लड़ता किसके भरोसे है, कोई भी देश लड़ाई सैनिक के भरोसे ही करता है, तो जिस कारण वर्ष मीर जाफ़र ने धोखा दिया, तो रॉबर्ट क्लाइव जीत गए और ये क्या बोलते हैं सिराजुद्दौला हार गया। मीर जाफ़र वाज प्रोमिस्ड बाय क्लाइव टू मेड नवाब आफ्टर क्रशिंग ऑफ सिराजुद्दौला। मीर जाफ़र को ये प्रोमिस किया गया था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा कि जिस तरह से सिराजुद्दौला जैसे ही उसका पावर खत्म होगा या उसको मार दिया जाएगा, उसके बाद आपको नवाब बना दिया जाएगा बंगाल का। कोई बिना लालच के थोड़े ने इतना बड़ा कदम उठाता है। तो हम लोग देखें किस तरह से ब्रिटिशर्स अपना चालूपन दिखाया और भारत के आदमी को बेवकूफ़ बना के कल्टी मार लिया। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, जिस तरह से बैटल ऑफ प्लासी सही मायने में बहुत बड़ी विक्ट्री थी ब्रिटिशर्स के लिए, या फिर हाँ ब्रिटिशर्स ही माने, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स ही है। तो उसी तरह से ये जो बैटल ऑफ बक्सर है ये बहुत बड़ा मायने रखेगा, क्योंकि आफ्टर डिफेट ऑफ बैटल ऑफ प्लासी हारने के बाद सिराजुद्दौला एसेंड बाय मीर जाफ़र, उसको किसके द्वारा मतलब फेंका गया, मीर जाफ़र के द्वारा। मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया, पर क्या कह रहा है, मीर जाफ़र वाज अ पुपेट इन द हैंड ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के हाथ में एक पालतू कुत्ता के रूप में थे, पुपेट के रूप में, वो जैसे चाहते थे वैसे ये करते रहते थे। तो कुछ दिन बाद लगा कि यार ज़रूरत से ज़्यादा बेवकूफ़ है मीर जाफ़र, तो इसका बेहतर ये होगा उसका दामाद को बना जाए थे। मीर कासिम उसका दामाद रहता है मीर जाफ़र का, ये उसको राजा तो बना देते हैं, पर मीर कासिम काफ़ी चालू चीज़ होते हैं। ये मुंगेर में अपना एक फैक्ट्री स्टेब्लिश कर लेगा, ब्रिटिश को पता भी नहीं चलेगा। बाद में होगा क्या कि फिर इसको हटा के, मीर कासिम को हटा के फिर मीर जाफ़र को ही राजा बना दिया जाएगा, जो बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगा मीर कासिम को। अब मीर कासिम क्या करेगा कि लखनऊ के नवाब सिराजुद्दौला, उसके बाद शाह आलम सेकंड जो दिल्ली में रहता है मुगल पर, तीनों मिलकर एक लड़ाई करता है जो बक्सर में लड़ी जाती है 1764 में। ये लड़ाई भी ये तीनों हार जाते हैं। अब बताइए, एक तरफ दिल्ली का भी था, उसके बाद लखनऊ का भी था, उसके बाद ये खुद कहाँ के हैं, बंगाल के। 3 जगह का जो समझ लीजिए राजा एक साथ लड़ेगा किससे, ब्रिटिशर से लड़ा, उसके बाद हार गए। तो ब्रिटिश को ये बहुत बड़ी जीत मिली थी। इसी तरह से बैटल ऑफ बक्सर बहुत मायने रखता है। उसके बाद लगभग पूरे भारत में ही कब्जा कर बैठे। उसका 1765 में फिर कौन मर जाएगा, ये जो गधेरा है मीर जाफ़र, ये मर जाएगा। 1765 मुगल एम्पायर अपॉइंटेड कंपनी एज ए दीवान। अब वो बंगाल का जो प्रोविज़न है उसका दीवान किसको बना देगा, खुद मुगल एम्पायर अपॉइंट कर देगी कंपनी को, आप ही इसके जो दीवान बन जाए। दीवान मतलब ये होता है कि आपको सारा रेवेन्यू कलेक्ट करने का, टैक्स वैक्स कलेक्ट करने का अधिकार अब आपका है, मतलब ये क्षेत्र अब आपके कब्जे में है, ये पूरा क्षेत्र। अब देखिए, कंपनी नवाब से बिकम नवाब। नवाब और नवाब में क्या फ़र्क था। इन 1764 रॉबर्ट क्लाइव वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल। 1764 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर घोषित कर दिया गया। नवाब एक ऐसे नवाब का ही दूसरा वर्ड क्या है, नवाब, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इतना तक समझ गए। रूल, कंपनी रूल एक्सपेंस, इस बात को समझते हैं। कंपनी का रूल अब धीरे धीरे किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से वो अपना पैर धीरे धीरे पसार रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 to 1857 brought for same aspect like company rarely launched a direct military attack on unknown territories। देखिए, ये जो प्रोसेस था 1757 से लेकर 1857 की बात कर रहा है, इस बीच उन्होंने अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारे मिलिट्री अटैक किए जो कि बिना जाने बूझे कि किसको हम मार रहे हैं, ये जाने बूझे बहुत सारे टेरिटरी को हथिया लिए। आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट इन इंडियन स्टेट। क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी को लगा हमें भारत में ही रेवेन्यू का एक बड़ा सा स्रोत ये कर देना। कंपनी फोर्स स्टेट्स इनटू सब्सिडरी अलायंस। कंपनी अब क्या करने लगा, सब्सिडरी अलायंस को ये कर दिया। सब्सिडरी अलायंस एक ऐसा अलायंस था जिसके तहत कि कंपनी का अपना ये रहता था, क्या बोलते हैं, फोर्स रहता था राजा के दरबार में, और उन सबको पे करना होता था
राजा को, ताकि वो कंपनी भी उससे फ़ायदा कमा लेती थी। मान के चलिए मेरा लेबर है, आपके घर में काम करेगा, आपको सुरक्षा देगा, आपको लेबर रखने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन पे कौन करेगा? आप करेंगे। द नवाब अवध एंड निजाम हैदराबाद वर फर्स्ट कैसे टेरिटरी एंड एक्सेप्ट सब्सिडी लाइन्स। खासतौर पे इनका जो मेन पालतू था निजाम था हैदराबाद का, और भी बहुत सारे नवाब थे, मराठा वराठा, ये लोग भी काफ़ी हद तक उनका पुपेट ही थे। इन लोगों ने क्या किया, सब्सिडी अलायंस को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया। सबसे पहला अगर व्यक्ति है जो कि एक्सेप्ट किया था, तो हैदराबाद का निजाम था, जिन्होंने सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट किया। सब्सिडी अलायंस था ही सच में खतरनाक। अगर आप मान के चलिए कि ब्रिटिशर्स का आर्मी ले लिए अपना प्रोटेक्शन के लिए, आप ले लिए, अगर आप पे आउट नहीं कर पाओगे ना उसका पेमेंट जो भी होता है सैलरी, तो आपका उसका जो अलायंस था उसके तहत ही ये कंडीशन थी, अगर आप पे आउट नहीं कर पाओगे तो आपकी टेरिटरी ब्रिटिशर्स की हो जाएगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं टाइगर ऑफ मैसूर, मतलब टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान को क्यों टाइगर ऑफ मैसूर कहा गया? क्या टीपू सुल्तान वाज सन ऑफ हैदर अली, रूलर ऑफ मैसूर। हैदर अली के बारे में हम थोड़ा सा यही बताए थे कि हैदर अली पहले एक आर्मी था, बस उनका जो राजा बकवास बनने लगा तो उन्होंने क्या किया, उसको हटा के खुद एक शासक बन गए, लेकिन उसकी मौत हो जाती है 1782 में लगभग। ठीक है, उसको 1782 में मृत्यु के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान राजा बन जाता है। टीपू सुल्तान वाज सन ऑफ हैदर अली, रूलर ऑफ मैसूर। मैसूर के राजा हैदर अली का बेटा था। टीपू सुल्तान रूल मैसूर फ्रॉम 1782 से 1799 तक। देखिए, क्योंकि सेकंड बैटल ऑफ प्लासी जब हो रहा होता है तभी वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, सॉरी हाँ ये क्या बोलते हैं, उनका पिताजी हैदर अली। द 4 वार्स फाउट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मैसूर्स एंग्लो मैसूर वार 1767 में जब पहला वार होता है, 1767 से लेकर 69 तक चलता है। इसमें उनके टीपू सुल्तान के पिताजी हैदर अली 1767 से 1769 के बीच वो जीत जाते हैं। उसके बाद 1780 से 84 के बीच हैदर अली कैंसर के कारण मर जाते हैं। तो इसी बीच एंट्री होता है टीपू सुल्तान का। लेकिन 1790 से 92 के बीच फिर वो हार जाते हैं, टीपू सुल्तान हार जाते हैं, जिसमें उनका बेटा को कब्जा कर लिया जाता है, मतलब एक हॉस्टेज के रूप में ले लेता है, और 3 करोड़ रुपए तभी वार इंडेमिटी, मतलब युद्ध का जो ये होता है ना, समझिए कि दंड, वो 3 करोड़ रुपए होता है जो उसको पे करना होता है। उसी के बनिस्पत उसके बेटे को हॉस्टेज बना के लेके चला जाता है। 1790 से 92 में हार जाते हैं टीपू सुल्तान। ये वाला तो लगभग समझिए बराबर रहता है, बट ये वाला जीत जाता है कौन, हैदर अली जीत जाता है। उसके बाद टीपू सुल्तान ये वाला हार जाता है, ये वाला बराबर ही रहता है। ये लास्ट में टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। इन 79 ब्रिटिशर हु वन द बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम अगेंस्ट मैसूर। कह रहा है 1799 में जब ब्रिटिशर्स ने श्रीरंगापट्टनम में मैसूर के खिलाफ वार को जीता था। श्रीरंगापट्टनम मैसूर का क्या है, कैपिटल है। टीपू सुल्तान वाज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगापट्टनम। अपना कैपिटल, अपना राजधानी श्रीरंगापट्टनम को बचाते बचाते टीपू सुल्तान चले गए। तो दोस्तों यहाँ तक था। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। इसका नोट आप लोग ठीक से कंप्लीट कीजिए जब तक। तो आगे हम लोग सॉल्यूशन में ध्यान देते हैं। पहला वाला मैचिंग आप लोग कर लीजिएगा, दीवान का राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। उसके बाद टाइगर ऑफ मैसूर सुल्तान क्या, टीपू सुल्तान, फौजदारी अदालत, क्रिमिनल कोर्ट, रानी चमनम्मा, लीड टू ब्रिटिशर मूवमेंट की तौर, सिपाही का सिपाही। फिल इन द ब्लैंक में आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप लोग कंप्लीट कीजिए। ये फिल इन द ब्लैंक्स रहा। ट्रू और फॉल्स में देखते रहिएगा। मुगल एम्पायर बिकम स्ट्रॉन्गर देन 18th सेंचुरी, फॉल्स बात है। इस तरह से आप लोग देख लीजिए। लेट्स डिस्कस, हम लोग क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में समझते हैं। व्हाट अट्रैक्ट यूरोपियन ट्रेडर्स कंपनी टू इंडिया। आखिर क्या ऐसा था जो अट्रैक्ट करता था यूरोपियन ट्रेडर्स को भारत आने के लिए या फिर यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। यूरोपियन ट्रेडर्स कंपनी जो थे वो इसलिए भारत को अट्रैक्ट करते थे क्योंकि ऑफ नंबर्स ऑफ रीजन, बहुत सारे अलग अलग कारण है। ट्रेंडिंग विद इंडिया इज हाईली प्रॉफिटेबल एंड फ्रूटफुल टू द बिजनेस मैन इन यूरोप। देखिए यहाँ पे जो ट्रेड करता था काफ़ी प्रॉफिटेबल था। यहाँ पे कम दाम में सामान खरीद के ले जाके अधिक दाम में वहाँ बेच लेते थे आराम से। तो इसी तरह से यहाँ का जो सामान था काफ़ी प्रॉफिटेबल होता था, कई गुना ज़्यादा फायदा हो जाता था। द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी से परचेज गुड एट चिपर, ये कह रहा है कि कम दाम में खरीदते थे, उसके बाद वहाँ पे उसको ले कि यूरोप में हायर प्राइसेस में बेचते थे। ये कारण था, इसी वजह से अट्रैक्ट करता था। वहाँ के ट्रेडर्स को लगता था यार बहुत ज़्यादा फायदा होता था, तो उधर ही जाने का ना, इधर रहने का किधर, इधर उधर व्यापार करते थे वो लोग, बट ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था। इस कारणवश वो लोग भारत आना चाहते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है यार। उसको वहाँ जब वापस गए थे 64 टाइम ज़्यादा, 64 टाइम मतलब 64 गुना ज़्यादा फ़ायदा हुआ था उनको। तो समझिए कितना ज़्यादा फायदा हुआ होगा। 1 रुपये का सामान 64 रुपये में बेचेगा, 1 करोड़ रहेगा तो 64 करोड़ रुपये फायदा हो जाएगा। तो फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया, बिग मार्केट इन यूरोप। और दूसरी बात ये भी थी, यहाँ का जो सामान था काफ़ी गुणवत्ता वाला था, जिसका बहुत बड़ा डिमांड कहाँ था, यूरोप के मार्केट में था। भारत का कुछ सामान का बहुत ज़्यादा डिमांड था, जिसमें से ये सारे मसाले भी हैं। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कैरवाट विद एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन बंगाल नवाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी है। वो कौन कौन सा क्षेत्र था जिसमें कि बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कंपनी था उनके बीच टकराव हुआ था। ऐसा कौन कौन सा एरिया था। कह रहा है 18th सेंचुरी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल का जो नवाब था वो अपने आप का पावर और ऑटोनॉमी, मतलब अपना हर चीज़ क्या कर रहा था, मुगल एम्पायर से अलग कर चुका था।
हम लोग देखें किस तरह से बंगाल का 18th सेंचुरी में बंगाल का जो नवाब है वो अपना पावर और ऑटोनॉमी पूरी तरह से मुगल एम्पायर से अलग कर चुके थे। उसके बाद क्या करा, थ्रू द 18th सेंचुरी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जाहिर सी बात है, अब उनका आदेशों का भी पालन नहीं करेगा, जो आदेश उन्होंने जारी किया था औरंगजेब ने कि ड्यूटी फ्री टैक्स करेंगे वो लोग, मतलब टैक्स फ्री मतलब ट्रेड करेंगे ब्रिटिशर्स। तो उन सब बातों को भी यहाँ का नवाब नहीं मानने लगे, क्योंकि उनका सारा ग्रांट कंपनी का करने लगी। कंपनी का जो ग्रांट था उसको नवाब रिफ्यूज़ करने लगे। कंसेशन डिमांडिंग लार्ज ट्रिब्यूटरीज, अधिक नंबर पे मतलब टैक्स मांगने लगे। डिनाइड द राइट टू क्या बोलते हैं माइंट क्वाइंस एंड स्टॉप फ्रॉम एग्जिटिंग फोर्टिफिकेशन। उनका जो किलाबंदी था उन सबको करना बंद करवाने लगा। उसके बाद उनका जो अपना पैसा था उन सबको बंद कर। दे क्लेम द कंपनी वाज डिप्राइविंग, क्या करें, डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड अंडरगवर्निंग देयर ऑटोनॉमी एंड रिफ्यूजिंग पे टू पे टैक्सेस। उन लोगों को अब टैक्स भी पे करने को कहा जाने लगा। बहुत सारी अलग अलग बातें हैं, आप इसको मत उतारिएगा, लेकिन ये सारा नोट कर लीजिएगा, ठीक है, पूरी तरह से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाउ डिड एग्जम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट्स टू द इन द ईस्ट इंडिया कंपनी। उनका जो बेनिफिट्स होता है किस तरह से होता है। द दीवानी राइट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी बेनिफिट इन सेवरल है, बहुत सारा अलग अलग वे में उनको बेनिफिट मतलब प्रॉफिट होता था। दीवानी अलॉटमेंट करती थी कंपनी, क्योंकि ये जो रेवेन्यू सिस्टम है ना इसको थोड़ा और बढ़ाए, बंगाल का रेवेन्यू सिस्टम को अपना रेवेन्यू सिस्टम को समझे। उसके बाद क्या कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद क्या रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोलाइज द ट्रेड बिगैन डायरेक्ट प्लंडर इंडियन वेल्थ। भारत के पूरे धन पे पूरी तरह से कब्जे करने का अधिकार उन्हीं को मिलता था। उसके बाद क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम इंडियन फाइनेंस कंपनी एक्सपेंस दिस रेवेन्यू वर यूज टू परचेजिंग कॉटन। जो रेवेन्यू यहाँ से उनको वो कलेक्ट करते थे उन्हीं का इस्तेमाल किस लिए करते थे, यहाँ के सामान को परचेज करने, खासतौर पर कॉटन टेक्सटाइल इन सबको परचेज करने के लिए यही का रेवेन्यू का इस्तेमाल किया जाता था। बहुत सारे मैंने ट्रप्स इसको छोड़ दीजिए, ठीक, इसको रहने दीजिएगा, इतना तक लिख लीजिएगा। उसके बाद ये वाला लिख लीजिएगा, द कंपनी यूज टू पॉलिटिकल पावर टू मोनोपोलाइज द ट्रेड एंड डायरेक्ट टर्म्स। उसके बाद इसको रहने दीजिए, द कंपनी यूज रेवेन्यू ऑफ बंगाल फिक्सिंग एक्सपोर्टिंग इंडियन गुड्स। इसको ध्यान में रखिएगा बिल्कुल पूरी तरह से। बंगाल के रेवेन्यू से वो क्या कर रहे थे, अपना जो इंडिया का सामान है उसको एक्सपोर्ट कर लेते थे, उसको अपना पैसा ज़्यादा लगता नहीं था। अब सब्सिडी लाइन्स को समझिए। सब्सिडी लाइन्स क्या कह रहा है, सब्सिडी लाइन्स आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी 1797 में प्लासी के बैटल के बाद फिर बक्सर का बैटल हुआ। गेनिंग दीवान ऑफ बंगाल का दीवान बने वाला कंपनी बिगेन टू एक्सपेंड रूल इन मेनी पार्ट्स। अब वो अपना जो रूल है, शासन है, वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ाने का प्रयास किया। इसी प्रयास के तहत उन लोगों ने क्या किया कि फॉर दिस एंड डिवाइड सेवरल प्लान्स अमंग दिस वाज सब्सिडी लाइन्स। इनमें में से एक क्या है, एक सब्सिडी लाइन्स भी है, जिसमें इंडियन रूलर्स को अपना इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स रखने का अधिकार नहीं था। उन लोगों को कंपनी के द्वारा क्या करें, जिसमें कि इंडियन रूलर को रखने का अधिकार नहीं था, तो कंपनी उसको क्या करती थी, प्रोटेक्शन देती थी। देखिए, प्रोटेक्ट बाय द कंपनी एंड पे सब्सिडरी फोर्स को भी पे करना पड़ता था। कंपनी क्या करती है, सपोज मेंटेनिंग उसका सारा प्रोडक्शन का ध्यान रखता था कंपनी। इफ़ द इंडियन रूलर फेल टू मेक पेमेंट, अगर वो लोग पेमेंट देने में फेल हो गए तो उनका टेरिटरी क्या छीन लिया जाता था कंपनी के द्वारा, ठीक है, पेनल्टी के तौर पे कंपनी ले लेती थी। एग्जांपल के तौर में 1801 में अवध का जो नवाब था उनको फोर्सफुली उसके ट्रेड को छीन लिया गया, ठीक है, क्योंकि वो सब्सिडी अलायंस के तहत पे नहीं कर पाए थे। इन्वर्टेड इंटरनेशनल कंपनी डायरेक्ट एंड इंडियन रूलर्स, आप लोग इसका थोड़ा बहुत ही पॉइंट लिखिएगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा पॉइंट है। सारा यूनिट में बना हुआ था कि गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट लीड करती थी गवर्नर एरियाज़ को। इसको नहीं लिखिएगा, इसको रहने दीजिए। द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रेसिडेंट आवर सिविल कोर्ट्स, ठीक, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था वो सिविल कोर्ट को देखते थे। यस, इसको लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, ये इसको रहने दीजिए। 4-5 पॉइंट इसका भी हो गया, समझते हैं। डिस्क्राइब द चेंजेस ऑकर इन कंपोजिशन ऑफ कंपनीज आर्मी, इसको देख लेते थोड़ा सा। 18th सेंचुरी के दौरान जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रिक्वायरमेंट अपना आर्म फोर्स के लिए बढ़ने लगे, 18th सेंचुरी की बात कर रहा है, इट स्टार्टेड टू पीजेंट्स बिगन टू ट्रेनिंग, पीजेंट्स को ट्रेनिंग देना शुरू किए प्रोफेशनल सोल्जर बनाने के तौर पे। जैसे कि मुगल एम्पायर में कंपनी आर्मी वाज आल्सो कंपोज्ड ऑफ कैलेवरी एंड ट्रेनिंग रेजिमेंट्स, द कैलेवरी डोमिनेटिंग द आर्मी, वो लोग आर्मी को डोमिनेटिंग करने लगे एज देयर वेलफेयर टेक्नोलॉजीज चेंजेड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, क्योंकि अब उसको क्या होने लगा, यहाँ से वेल्थ हर चीज़ मिलने लगा। तो वो लोग क्या चाहते थे कि यहीं का जो वेल्थ है ना, यहीं का धन इस्तेमाल करके यहाँ के लोगों को दिया जाए, ताकि आर्मी में हमारा सोल्जर की बढ़ोतरी हो सके। दे हैड टू आर्म द मस्केट एंड मैचिंग द इंफेंट्री रेजिमेंट्स बिकम मोर इम्पोर्टेंट। तो इस तरह से हम लोग देखें कि किस तरह से कंपनी आए और ट्रेड करके हमारे देश को टेरिटरी बना के गए। तो दोस्तों, आप लोग नोट कंप्लीट कीजिए, ठीक से तैयारी कीजिए, ठीक है, टेक केयर।